नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं हीट के अंदर भी हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, कैलोरीमेट्री। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं। बात यह है कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से 2 क्वेश्चन हर बार आने ही आने हैं। यही वजह है कि हमने कैलोरीमेट्री वाली वीडियो को बाकी हीट वाली वीडियो से अलग रखा है ना। ये 20 मिनट की वीडियो यकीन मानिए आपके 2 क्वेश्चंस करा देगी, यानी 10 नंबर पक्के करा देगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। अगर आपने वीडियो देखी भी हुई है पहले से, आप अगर कैलोरीमेट्री के बारे में जानते हैं, आप फिर भी देखिए। केवल 3 कंसेप्ट आपके 10 नंबर पक्के कर सकते हैं और 10 नंबर किसी भी कंपटीशन में बहुत होते हैं। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं कैलोरीमेट्री। पेन पेपर पेंसिल लेके बैठिएगा ताकि मैं जितना लिखूं उतना आप लिखते जाएं। तो कैलोरीमेट्री हिंदी में कहते हैं कैलोरीमिटी। इसके अंदर मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताने वाला हूं, उनको लिख लीजिए, रट लीजिए। कुछ 3 कंसेप्ट बताऊंगा, 3 ही कंसेप्ट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहली जो आपकी हेडिंग है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये क्या होती है? तो देखिए, इसे हिंदी में कहते हैं विशिष्ट कैसे लिखते हैं? विशिष्ट ऊष्मा ऐसे लिखते हैं क्या? विशिष्ट ऐसे लिखते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। अच्छा, अब ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा ऐसे लिखते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? हिंदी वाले बच्चों के लिए विशिष्ट ऊष्मा है ये। तो डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर of unit mass by 1 degree centigrade. 1 degree centigrade. The amount of heat required to increase the temperature of unit mass by 1 degree centigrade. हिंदी में कहें तो किसी भी एकांक द्रव्यमान को दी गई वह ऊष्मा जो उसके ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी कर दे, क्या कहेंगे उसे? विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है। अच्छा, ये डेफिनेशन आई कहाँ से है? तो उसके लिए फॉर्मूला है dq इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अगर s की बात करें, ये स्पेसिफिक हीट होती है, इसकी बात करें dq इक्वल टू एम अपॉन डेल्टा टी। किसी भी यूनिट मास को दी गई वह हीट जो यूनिट मास के टेम्परेचर को यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर सके। ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, जो आपके काम आएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसकी यूनिट क्या है? मैं चाहूँ तो आपसे कह दूँ कि इसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, लेकिन आप नहीं लिखेंगे, मैं जानता हूँ। 1-2 बच्चा लिखेगा, बाकी तो लिखेंगे नहीं। देखिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए केवल इसलिए बोलता हूँ ताकि आप किताब के पेज पलटें, आप अपने नोट्स के पेज पलटें, लेकिन आपको हर चीज़ अपनी थाली में चाहिए। आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते कि मैं किताब को देख लूँ, कि भाई कमेंट सेक्शन में लिख दूँ आंसर को, लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाहते। अल्टीमेटली आपको आंसर कंपटीशन में तो लिखना ही पड़ेगा। अगर आप वहाँ भी ये चाहते हैं कि अपने आप गोले बढ़ जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। खैर, हमारा काम है पढ़ाने का, आप पढ़ें ना पढ़ें वो आपकी मर्जी है। खैर, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? इसकी यूनिट आ जाएगी DQ की क्या है? जूल पर। एम की आप केजी कर सकते हैं क्योंकि हम MKS यूनिट ले रहे हैं, और डेल्टा टी की तो केल्विन होती ही है, नो डाउट। इसे आप चेंज कर सकते हैं किसमें? CGS में भी। जूल की जगह कैलोरी आ जाएगा, किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, केल्विन में नो चेंज। तो क्या आ जाएगा? कैलोरी पर ग्राम, या फिर मैं लिख देता हूं कैलोरी पर ग्राम केल्विन। यह है CGS का मात्रक, यह है MKS का। ठीक है। अगर आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई है तो बाकी की 2 डेफिनेशन डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखो, जूल की जगह कैलोरी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे वाली चीज क्या है? हीट कैपेसिटी के बाद अगली जो हेडिंग है वो है स्पेसिफिक
या मोलर स्पेसिफिक हीट लिख लो, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी डेफिनेशन क्या है, बस थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम है। देखो क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole by 1 degree centigrade. The amount of energy required to increase the temperature of 1 mole by 1 degree centigrade. क्या डिफरेंस है आप समझ गए। ऊपर वाले केस में हम यूनिट मास को दे रहे हैं हीट, यहाँ पे किसको दे रहे हैं, यूनिट मोल को, यानी 1 मोल को। ऊपर दे रहे हैं 1 ग्राम को, 1 किलोग्राम को, यहाँ दे रहे हैं 1 मोल को। सब कुछ सेम है, फॉर्मूला सब कुछ सेम है। डी क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एम की जगह पे यहाँ पे एन कर लीजिए क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के लिए है। एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, बिल्कुल सेम यूनिट आएगी, जूल पर किलोग्राम नहीं है, यहाँ पे मोल्स है तो मोल्स लिखेंगे केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। ये किसकी बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट की, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डेफिनेशन आपकी पूरी हो चुकी हैं। तीसरी डेफिनेशन के लिए जगह नहीं बची है, तो मिटा के ऊपर लिख दूं क्या, चलिए मैं मिटा के अगली लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कॉपी पे उतारना चाहते तो उतार लीजिए, मैं इसे मिटा के अगली लिख दूंगा, ठीक है। तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। तो अगली हेडिंग है हीट कैपेसिटी, विच इज द थर्ड हेडिंग, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की क्या है, सेम है बिल्कुल, बस इसमें यूनिट मास को हटा देंगे। तो मेरे साथ लिखिए अपनी कॉपी में, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमने यूनिट मास का जिक्र नहीं किया है, इसमें हमने मोलर स्पेसिफिक हीट का इस्तेमाल नहीं किया है 1 मोल का। इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया है, टोटल सबस्टांस जितना भी होगा वो पूरे के लिए बात कर रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करें तो उसमें हम 1 ग्राम या 1 किलोग्राम की बात कर रहे थे, मोलर की बात करें तो वहाँ हम 1 मोल की बात कर रहे थे। यहाँ हम जितना भी सबस्टांस होगा उस पूरे सबस्टांस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए इसे कहेंगे हीट कैपेसिटी। इसे जनरली एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, असल में स्पेसिफिक हीट ही है। अगर हमें इसका रिलेशन बनाना है स्पेसिफिक हीट के साथ तो वहाँ पे मास होता है, मास का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और अगर हमें इसे मोलर के साथ बनाना है तो आप वहाँ पे मोलर का साथ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो कभी कभी क्या है कि मोलर कई बुकों में एस की जगह सी लिखा हुआ है, तो आप सी भी लिख सकते हैं, और मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप सी से ही याद करें, वहाँ पे भी सी कर लेना, है ना, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स के अंदर सी लिखा हुआ है, मोलर वाली स्पेसिफिक हीट को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खैर ऐसे करेंगे तब भी कोई खास प्रॉब्लम आपको आने वाली है नहीं। तो ये हो गई आपकी हीट कैपेसिटी, है ना। 3 डेफिनेशन मैंने आपको हीट कैपेसिटी पे बताई हैं। क्या थी, कुछ नहीं है, आपको जो सबस्टेंस दे रखा है उसका केवल 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, वो हो जाएगी हीट कैपेसिटी। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों ही में हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया है टेम्परेचर को। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फेज चेंज नहीं हो रहा है ना। सॉलिड से लिक्विड में नहीं आ रहे, लिक्विड से गैस में नहीं जा रहे, है ना। तो स्पेसिफिक हीट की ये कहानी रही। अब बात आ गई कि फेज को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फिर फेज को चेंज कौन करता है ना। तो अभी मैं इसे मिटा के बताता हूँ फेज को चेंज कौन करता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उतार लीजिए। तो अगली बात किसकी आ रही है, अगली बात आ रही है फेज चेंज की। तो अब तक हमने सीख लिया है कि टेम्परेचर चेंज कौन करता है, स्पेसिफिक हीट। फेज चेंज कौन करता है, फेज चेंज करती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसे कहते हैं हिंदी में गुप्त ऊष्मा।
किसकी? गुप्त ऊष्मा ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन माने द्रवण की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा। ये क्या होती है, लिखिए डेफिनेशन इसकी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द, ये क्या लिख रहा हूं मैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to, it is the amount of heat required to melt, इसमें मेल्ट करेंगे, ठीक है, required to melt the solid, it is the amount of heat required to melt the solid। इसमें हमें किसी भी सॉलिड को इतनी हीट दे देनी है कि वो पिघल जाए, मेल्ट हो जाए। जैसे बर्फ है हमारे पास, आइस है, अगर उसे हम हीट दे दें इतनी कि वो मेल्ट हो जाए तो उस हीट को क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इस वाली में आपको याद रखना है, यानी गुप्त ऊष्मा में लेटेंट हीट में याद रखना है कि यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आई कहाँ से है, ये आई है Q इक्वल टू ml से, है ना। अच्छा, कुछ लोगों ने इसे इजी बनाने के लिए थोड़ा सा L की जगह वो LF लिखने लगे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए। फॉर्मूला सेम है, F लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये यहां से आई है, ठीक है। तो 5, अब जाहिर सी बात है कि जब सॉलिड से लिक्विड में ला रहे हैं तो लिक्विड से वेपर में जाना पड़ेगा, उसके लिए भी कोई हीट होगी, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलो पूरा ही लिख लो, वेपराइजेशन। अच्छा, इसमें क्या है, पूरा सेम है, इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट टू, इट इज द अमाउंट टू वेपर, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट कर लो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट टू change the phase of liquid to vapor, ठीक है। यानी हमें इतनी हीट देनी है कि जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो जाए, ठीक है, इसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये फॉर्मूला भी सेम यहीं से आया है, Q इक्वल टू एम एल, यहाँ पे V लिख लो वेपराइजेशन के लिए, ना भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 डेफिनेशन हैं। अब ये आपके किस काम की हैं, देखो इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ये सवाल देखिए। सवाल से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, इसे साफ करके एक बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। हाँ, तो क्या है सॉल्यूशन, वो क्वेश्चन करने से पहले जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इन्हें रट लो। रटने के लिए क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये 4 चीज़ आपको रटनी है। क्या है ये, देखिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ, स्पेसिफिक हीट ऑफ, किसी की भी लिख लो, आइस की लिख लो, फिर है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, या वाटर ऊपर कर लो, आइस नीचे कर लो, इससे आपको आसानी रहेगी, ठीक है, वाटर आइस। अच्छा, फिर है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ सॉलिड यानी आइस, और लेटेंट हीट ऑफ, चलो यहाँ पे मैं आप फ्यूजन लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है, इससे याद रहेगा। लेटेंट हीट ऑफ, यहाँ पे वेपराइजेशन लिख देता हूँ, ऑफ वाटर। इनकी वैल्यू अगर आप याद कर लेंगे तो आपका समझो काम जो है वो बिल्कुल बन जाएगा। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 4200 जूल पर केजी केल्विन। आइस की इसकी जस्ट आधी होती है विच इज 2100 जूल पर केजी केल्विन। अगर आपको इसमें CGS के अंदर जाना है यानी कैलोरी पर ग्राम में जाना है तो कितने से भाग करना पड़ेगा, 4.2 से कैलोरी में चेंज करने के लिए,
और ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से, तो कितना आ जाएगा 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू केल्विन। इसका कितना आ जाएगा, हाफ कर दो इसका, 0.5 लिख देता हूं मैं इसे, कैलोरी पर ग्राम केल्विन। ठीक है, ये इसका है, ये इसका है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है इसका 80, ये कैलोरी पर ग्राम में ही है वैल्यू, तो आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर ये है 540 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। इसको फटाफट से उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, ले लिया। अब देखो सवाल कैसे आते हैं, ये आपको रटना है। अगर ये आपको रट गए तो समझो आपका सवाल हो गया, ये आपने मिस कर दिया तो 10 नंबर आपके गए। अब देखो सवाल कैसे पूछा जाता है। सवाल ऐसे पूछा जाता है कि माइनस के 40 डिग्री पे कोई आइस है, इसे चेंज करना है वेपर में, बताओ कितनी हीट रिक्वायर्ड है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो कितनी कहाँ हमें हीट रिक्वायर होगी। सबसे पहले जो -40 है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा 0 डिग्री की आइस में, करना पड़ेगा कि नहीं, 0 डिग्री की आइस पे लेके आना पड़ेगा। फिर 0 डिग्री से इसे मेल्ट करना पड़ेगा, वाटर में लेके आना पड़ेगा 0 डिग्री पे ही। 0 डिग्री के वाटर को हीट करके 100 डिग्री पे ले जाना पड़ेगा, 100 डिग्री के वाटर पे ले जाना पड़ेगा और 100 डिग्री से वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इतनी स्टेजेस बनेंगे। पहले -40 से कहाँ लेके आएंगे, उससे पहले -40 से माइनस को हटा के 0 पे ले आएंगे, -40 से 0 डिग्री की आइस पे। फिर आइस को हीट देके चेंज कर लेंगे वाटर में 0 डिग्री पे ही। वाटर को हीट देके 100 पे ले जाएंगे, फिर 100 को वेपर में चेंज करेंगे। अब देखो कहाँ क्या क्या होगा। जब ये माइनस से यहाँ आया होगा तो क्या हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है। टेम्परेचर चेंज हुआ है कि फेज, टेम्परेचर चेंज हुआ है ना, यहाँ पे भी आइस है, यहाँ पे भी आइस है। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वहाँ पे क्या होती है, स्पेसिफिक हीट। यहाँ फॉर्मूला लगेगा Q = ms डेल्टा T। फिर आइस से 0 डिग्री पे क्या हुआ है, फेज चेंज हुई है, वाटर में गया है। ठीक है, वाटर में गया है, तब कौन सा फॉर्मूला करेंगे, Q = m × L। ठीक है, फिर आगे 0 डिग्री से 100 डिग्री पे गए हैं, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो फिर कौन सा करेंगे, Q = ms डेल्टा T। और फिर से वाटर से किस में गए हैं, वेपर में गए हैं, जाके फेज चेंज हुआ है, तो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, m × L। अब मैंने आपको बताया था वेपर के लिए V लिख लेना और इसके लिए क्या लिखना है, फ्यूजन के लिए F। ये 4 हीट निकल के आई हैं, इन 4 हीट की वैल्यू आप रख देंगे और चारों को ऐड कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे मैं कराऊंगा आपको इन द एंड ऑफ पूरी यूनिट हीट। तो समझ, मैं आपको बस बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं और सॉल्व कैसे करना है। तो आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, इसे रफ करके अगला कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, और कुछ भी नहीं करना चाहते तो इसे बंद कर सकते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन कभी कभी वो इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक वाटर है, दूसरे कंटेनर में भी एक वाटर है, इसमें जो वाटर का टेम्परेचर है वो कुछ भी लिख लो, 80 लिख दूँ, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है 100 ग्राम वाटर, और इसमें है 100 ही ग्राम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 ग्राम वाटर या 50 ग्राम वाटर, कुछ भी मान लो, 70 ग्राम वाटर मान लो। और यहाँ पे जो वाटर का टेम्परेचर है वो कम मान लो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो। अब हुआ क्या है, इस वाले को इसमें मिला दो या इस वाले को इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इस वाले को इसमें मिला देते हैं। ठीक है, 70 ग्राम है ये, यहाँ पे 100 ग्राम है। ठीक है, इस वाले वाटर को हमने इसमें मिला दिया है, तो अब इसका फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इसमें क्या करना पड़ता है, यानी बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल। आपने ऐसे सिंपल फॉर्मूला जिंदगी में नहीं देखा होगा।
वो फॉर्मूला क्या है, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। है सिंपल कि नहीं? जितना हीट आप लॉस करेंगे वो बराबर होगी हीट गेन के। इन वाले सवालों में जो एटमॉस्फेयर पे हीट लॉस हो रहा है उसे हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो देखो, इसने इसको हीट अपना पानी दिया है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर कम है, जाहिर सी बात है कि हीट लेगा, ये हीट गेन करेगा, है ना। जबकि इसका टेम्परेचर हाई है, ये अपना टेम्परेचर इसको देगा, यानी अपनी हीट इसको देगा, यानी अपनी हीट लॉस करेगा। तो ये वाला कंटेनर जो हीट लॉस करेगा इक्वल टू ये वाला कंटेनर जो हीट गेन करेगा। अब इस सवाल को करते कैसे हैं, मान लीजिए कि इसको इसमें मिलाने के बाद फाइनल टेम्परेचर T हो जाता है। कुछ लोग थीटा लिख सकते हैं, कुछ लोग थीटा से भी काम करते हैं, कोई बात नहीं, जो जिसके साथ फैमिलियर हो वो कर सकता है। तो हीट लॉस कितना हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो कितने ग्राम था, m, इसने कितना हीट लॉस किया है, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है 80 से टेम्परेचर नीचे गिरा होगा तो 80 माइनस टी, जो फाइनल टेम्परेचर है वो 80 से ऊपर थोड़ी पहुंच जाएगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई कम टेम्परेचर को मिला रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऊपर कैसे पहुंच जाएगा। तो एम एस डेल्टा टी ये हुआ है हीट लॉस। हीट गेन कैसे हुआ है, हीट गेन ऐसे हुआ है कि इसने जब इसको टेम्परेचर को अपना दिया है तो कितने ग्राम को दिया है, 70 ग्राम को, इंटू एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी देखो जाहिर सी बात है कि इसका टेम्परेचर बड़ा होगा तो T माइनस 20। इसको आप सॉल्व कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। अब देखो, अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हैं तो एस को काट देना, इसकी वैल्यू रखने की कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों तरफ पानी है। एस की वैल्यू आपको तब पुट करनी है जब पानी की जगह आपको तेल दे दिया जाए या एल्कोहल दे दिया जाए या कुछ भी, कोई भी लिक्विड मटेरियल दे दिया जाए, तब आपको एस की वैल्यू रखनी है। अगर दोनों तरफ पानी है तो फटाक से काट देना, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करूँ क्या सॉल्व, वैसे थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाएगा, आप कर लेना। ठीक है, 0 से 0 भी कट रही है ना, कितना हो जाएगा, 800 माइनस 10t इक्वल टू 70 माइनस 140। 140 जब इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, इधर ये जाएगा तो जुड़ जाएगा, 17t इक्वल टू 900, कितना हो गया, 940, और t इक्वल टू 17 51 17 55 55 17 5 85, कितने बचे, 9 90 17 5 85, कितने बचे, 5 17 51, लगभग 55.3 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे सवाल सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, समझ गए ना, फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा ये। हालांकि कुछ बुक्स में क्या दे रखा है, ये पूरा सॉल्व करने के बाद टी का ये फॉर्मूला लिख रखा है, वो गलती आप कभी मत करना। उस गलती को आपने कर दिया, उसको रट लिया, जो फाइनल टेम्परेचर का जैसे ये है टी, इसे सॉल्व करके टी का फॉर्मूला लिख रखा है कि बस आपको वैल्यू पुट करनी है, वो कभी मत रटना। केवल यही रटना है आपको, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। ये एक तो इजी है, दूसरा सॉल्व करने में बहुत इजी है। अगर आपने वो फार्मूला रट लिया बुक वाला तो समझो आप गए, आपका टाइम भी जाएगा, उस फार्मूले को भूलने के भी चांसेस हैं, इसलिए मैं लिखवा ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, और यूँ कहूँ मुझे तो याद ही नहीं है। अब तुम बस ये मान के चलो कि जब हमारे सर को याद नहीं है तो हम ही क्यों याद करें, बस ये याद करो, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। और बिल्कुल सिंपल है, टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है तो स्पेसिफिक हीट वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, दैट इज dq इक्वल टू mc dt, dq इक्वल टू mc dt। बस कॉमन सेंस लगाना है कि कौन से वाले लिक्विड का टेम्परेचर गिरेगा और कौन से वाले का बढ़ेगा। एक कंसेप्ट ये हो गया। अब तक मैंने आपको 2 कंसेप्ट बता दिए हैं विच इज़ वेरी वेरी इजी और एंड इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक और कंसेप्ट है बहुत ही मामूली सा, उसे भी मैं बता देता हूँ। चलिए मैं रोक के मिटाता हूँ, थोड़ा मिटाने में दिक्कत होती है इसे। तो अगला जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली है तो उसी पे, कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल पे ही, लेकिन उसमें क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके से पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर में क्या है, पानी है। ठीक है, अब इसमें आइस को डाला गया है। तो कभी कभी तो आपसे पूछेगा कि बताइए क्या सारी की सारी आइस मेल्ट हो जाएगी। आपको वैल्यू भी देगा, ऐसी बात नहीं है कि केवल जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस देगा, आपको वैल्यू देगा कि इतने ग्राम की आइस है, इतने ग्राम का पानी है, पानी का टेम्परेचर ये है, वो सब देगा। तो सवाल क्या पूछेगा कि इस वाले पानी के कंटेनर में आइस को डाला गया है, तो पहला सवाल पूछ सकता है कि बताइए आइस पिघल जाएगी कि नहीं।
दूसरी बात पूछेगा कि पानी का फाइनल टेम्परेचर क्या हो सकता है। तीसरी चीज़ आपसे पूछ सकता है कि अगर आइस नहीं पिघली है तो कितनी आइस पिघली है। मान लीजिए मैंने 1 किलो आइस डाल दी, पूरी नहीं पिघली तो कितनी पिघली, है ना। ये 3 तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, बिल्कुल वही हीट गेन और हीट लॉस से। मान लीजिए कि ये आइस है, इसे हमने इसके अंदर डाला है, तो क्या होगा, आइस को जितनी हीट रिक्वायर्ड चाहिए, अगर इतनी हीट ये वाटर इसको दे दे तो आपका काम बन गया कि नहीं। आप कह रहे हैं सर हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं है। देखो अब आएगा। आइस को पिघलने के लिए कितनी हीट चाहिए, m इंटू एल, इतनी हीट तो चाहिए, जितना उसका मास है इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इतनी चाहिए। आइस को इतनी हीट चाहिए कि नहीं, इक्वल टू, अगर इतनी ही हीट ये वाटर प्रोवाइड कर दे, वाटर कैसे प्रोवाइड करेगा, एम एस या सी लिख लो, एम एस ही लिखता हूं, चलो एम सी डेल्टा टी, एस डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, इसका जो टेम्परेचर है -0, इसे 0 पे आना पड़ेगा पूरी पिघलाने के लिए। आइस का टेम्परेचर कितने पे पिघलती है आइस, 0 पे। पानी को कितनी, 0। तो इतना अगर इतनी अगर हीट ये इसको दे देगा तो पूरी की पूरी आइस इसमें पिघल जाएगी। ये कंडीशन कब की है, जब पूरी की पूरी आइस पिघलेगी। लेकिन कुछ कंडीशंस में इसका उल्टा होगा। कैसे, कभी कभी क्या होगा, जो ml है वो ग्रेटर हो जाएगा ms डेल्टा टी से। ठीक है, पहले आप ml निकालेंगे, ml की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जितनी भी आ रही है, फिर ms डेल्टा टी की फाइंड कर लेंगे जितनी भी आ रही है, और फिर आप क्या पाएंगे कि ml की वैल्यू तो भाई ज़्यादा आ रही है। ml की वैल्यू ज़्यादा आने का क्या मतलब है कि उसको ज़्यादा हीट चाहिए और पानी इतनी हीट दे नहीं पा रहा। इसका मतलब है कि थोड़ी सी आइस पिघल जाएगी, बाकी ऊपर तैरती रहेगी, नहीं पिघलेगी। ठीक है, अल्टीमेटली तो पिघल ही जाएगी। अगर आप आधे 1 घंटे बाद देखेंगे तो पिघल ही जाएगी। इंस्टेंटली बात हो रही है पिघलेगी कि नहीं, है ना। वो सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से पिघलेगी, उसे हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। तो इंस्टेंटली पिघलेगी कि नहीं, इस केस में नहीं पिघलेगी। समझ रहे हैं, ml जो है वो इस केस में नहीं पिघलेगी। अब सवाल आता है तो फिर कितनी पिघलेगी। अगर कुछ तो पिघल गई ना, थोड़ा सा कठिन हो गया है क्या। देखो, ml हीट रिक्वायर्ड बाई आइस है, आइस को जितनी हीट चाहिए ये वो है, ये ज़्यादा है किससे, ms डेल्टा टी से। पानी ने जितनी हीट दी है उससे ज़्यादा है। बर्फ़ को पिघलने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए, पानी के पास उतनी हीट है नहीं, तो आधी बर्फ़ पिघल जाएगी, आधी नहीं पिघलेगी। कितनी पिघलेगी, माना कि x ग्राम या m ग्राम हीट पिघल जाएगी। इस वाली x को इसके इक्वल रख दो, यानी x इंटू एल इक्वल टू ms डेल्टा टी। x की वैल्यू क्या आ गई, ms डेल्टा टी बाई एल। इतनी हीट पिघल जाएगी। ठीक है, इसका अगला केस क्या हो सकता है कि ml जो है वो छोटा हो जाए ms डेल्टा टी से, यानी पानी ज़्यादा गर्म है और जो बर्फ़ डाली है वो पूरी की पूरी पिघल रही है। उस केस में क्या होगा, बर्फ़ पूरी पिघल जाएगी, प्लस पानी का टेम्परेचर 0 ना होके ऊपर चले जाएगा, क्योंकि उसके पास हीट ज़्यादा है। ये 3 ही केस हैं। इस वाले केस में पानी का टेम्परेचर 0 हो जाएगा, इस वाले केस में भी पानी का टेम्परेचर 0 हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी बर्फ़ ऊपर टहलती रहेगी। इसमें ना बर्फ़ टहलेगी ना कुछ होगा। इस वाले केस में बर्फ़ तो पूरी पिघल जाएगी, लेकिन पानी का टेम्परेचर बढ़ के 0 से कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हैं 3 कंसेप्ट पूरी कैलोरीमेट्री के। अगर आपको ये तीनों समझ में आ गए हैं, तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए हैं, तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए हैं, तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पूरी वीडियो को देखिए, आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। जिन बच्चों ने वीडियो स्किप कर दी है बीच में ही, वो समझो गए, उनका कुछ नहीं होना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को मैं अलग इसीलिए लेके आया था ताकि मैं आपके 10 नंबर पक्के करा सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। और प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, हमारी हेल्प कीजिए थोड़ी सी, ताकि हम मोटिवेट फील कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।